गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। तो अपन इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ रहे थे। वैसे एग्जैक्ट टर्म तो रिव्यू ही है, समीक्षा। सरकार ने पिछले साल जो बजट दिया था उसकी समीक्षा करके अब दे दी कि साहब इतनी इतनी घोषणाएं करी थी और इनमें इतनी इतनी घोषणाएं पूरी कर दी है। अब देखो, ये सेगमेंट जो है इकोनॉमिक रिव्यू वाला, ये बहुत इजी माना जाता रहा है कि भाई इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। ये जो 301 पेज सरकार ने दिए, हालांकि इस बार 388 पेज है ओवरऑल, कि इन्हीं में से सवाल आएगा। और अपने लिए आंकड़े पढ़ने थोड़े मुश्किल होते थे, इजी होते थे। अब जैसे मैं आपको अभी दिसंबर में जो लास्ट लेटेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है, उसके अंदर अगर मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दिखाऊं कि किस तरीके से आरपीसी सवाल पूछ रही है। जैसे अपन, हालांकि ये टॉपिक अपन ने पूरा पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। तो अगर आप ये क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो तो दो कथनों का करना है, ठीक है। असर्शन रीजनिंग। राजस्थान की कृषि गणना 2015-16 के अनुसार वर्ष 2015-16 में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम आकार वर्गों की भूजोतों की संख्या में वृद्धि हुई है और बड़े आकार वर्गों की भूजोतों की संख्या में कमी हुई है। मतलब एक ये कह रहा है कि लार्ज होल्डिंग्स जो है, ठीक है, लार्ज लैंड होल्डिंग्स में तो कमी है, बाकी सब में वृद्धि है। अब इसमें भी ये नंबर संख्या बल के आधार पे कह रहा है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कारण क्या है इसका? इससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि विखंडन में वृद्धि हुई है। अब बात यह है कि सिर्फ आंकड़े पढ़ के जाओगे 40%, 42%, तो खत्म कर दिया उसने खेल। ये असर्शन रीजनिंग में पूछा है, और ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में पूछा है, जिसमें मेन सिलेक्शन का आधार है जो भी व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा है उसका सब्जेक्ट। जीके तो ये माना जाता है जैसे तैसे क्या कर ले पास। तुम्हारे तो सिलेक्शन का आधार ही जीके, तो तुम्हारे तो शायद इससे भी थोड़ा सा लेवल पॉसिबिलिटी है। तो आप क्वेश्चंस की लेंथ देखो, ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं तो नीचे आते आते तो ऊपर था क्या, ठीक है। नहीं मतलब जो सर्वे अगर पढ़ रहे हो ना तो शिद्दत से पढ़ने की बहुत जरूरत पड़ेगी। अपन यूं सोचे कि हवा हवा में ऊपर से 4 फैक्ट उठा लिए और उसके आधार पे अपन पेपर में चले गए तो मुश्किल बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये आज अपन पढ़ लेंगे, अभी तक ये दोनों ही, लेकिन ये राजस्थान की गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये दो बड़े बड़े, मतलब यहां से पढ़ना शुरू करते हैं तो यहां से आते दोबारा पढ़ना ही पड़ जाता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में अपनी कंडीशन ऐसी होती है। स्कीम्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 स्टेटमेंट है। ग्रामीण परिवहन सेवा आपनी बस राजस्थान रोडवेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब शुरू हुई थी, इतने मार्गों पर चल रही है और इतनी छूट मिलेगी 25 मार्गों पर। आइडेंटिफाई। अब आपको अगर सारी चीजें पता है तो ही आप आंसर कर सकते हो। अब आप यूं सोचो कि मैं सर्वे को यूं ऊपर ऊपर से कुछ कुछ चीजें उठा के कर लूंगा, नहीं लगेगा। इसलिए 40% की लड़ाई है। 40% की लड़ाई होने का सबसे बेसिक कारण यह है कि क्वेश्चंस की लेंथ देखो। आप 21 तक के पेपर उठा के देखो आरपीएससी के, वन लाइनर फैक्ट थे। जब कहते थे ना सर्वे के 15 क्वेश्चन सही कर दोगे, अब मैं कह रहा हूँ सर्वे के 15 आए तो 7-8 सही कर दो ना। नहीं मैं अब कहने के लिए तो कहता हूँ भाई ये वाला सवाल तो तुम्हारा सही होना ही चाहिए, और मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर मैं भी आपकी जगह पेपर दे रहा हूँ ना और उस माइंडसेट में पेपर दे रहा हूँ, नहीं सही होगा भाई। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा इसको घुमाया कहाँ पे। अभी देख के तो अच्छा अच्छा लग रहा है अपने को, अच्छा कम हुई है ज्यादा हुई है, पढ़ने के बाद भी 2 फैक्ट्स हैं इसमें। तो अच्छा अभी अनाउंस कर दूं? अच्छा ये रूम भी हो गया पैक, तो भाई अब कल से क्लास आतिश मार्केट वाले रूम में लगेगी। 4 से इधर आए। हाँ, आने जाने के लिए बसेस अवेलेबल रहेगी। हाँ, अब जिस हिसाब से लग रहा है कि भाई, तो आज आज आप एडजस्ट कर लो। और वैसे भी मैं 1-2 दिन थोड़ा कम कम ही पढ़ा रहा हूँ, 1-1, 2-2 पेज ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास बुक हाथ में नहीं है। तो अभी तो क्या है कि मैं अपन फेमिलियर हो रहे हैं कि सर्वे भी है। होता है ना कि जैसे शुरुआत में जब पॉलिटी पढ़ाने आया था तो 2-2 पेज लिखते थे, फिर धीरे 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 पेजों की संख्या, हाँ, तो बस वैसे के वैसे है कि अपन फेमिलियर हो रहे हैं क्वेश्चंस कैसे पूछ रही है आरपीएससी, अपने को किस डायरेक्शन में पढ़ना है। कि अगर मैं ये सारे जो पिछले 10 साल के क्या, पिछले 1 साल के 10-12 पेपर जो है आरपीएससी के, उसका सारा कंपाइलेशन भी अपन सॉल्व करेंगे। मतलब हर सेगमेंट से आरपीएससी ने जो जो क्वेश्चंस बनाए हैं पिछले 2-3 साल में, ढंग के क्वेश्चन,
वो सारे भी अपन हर चैप्टर खत्म हो जाएगा ना उसके बाद में करेंगे। अब ये दो तो मुझे आपको इसलिए दिखाने थे क्वेश्चंस, क्योंकि ये मेरे याद आ गया था कि भाई ये मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर में जैविक खेती वाला मेरे से किसी ने पूछा था कि क्या है क्या नहीं है, तब मुझे याद रह गया, तो मैंने आज ये क्वेश्चन देख लिया। और यही वाला टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं। पहले चौथा चैप्टर था, अब ये पहला चैप्टर है। तो आप इसकी डेप्थ देखो। अरे यार इसमें बिल्कुल ही जगह है। हाँ ऊपर वाले में वो तो होगा ही फिर। चलो अभी तो कुल मिला करके थोड़ा एडजस्ट हो जाओ भाई। हाँ हाँ कोई नहीं। इकोनॉमिक रिव्यू। अब इकोनॉमिक रिव्यू को रिव्यू के हिसाब से पढ़ना है। सारी इन डेप्थ आपको चीजें पता होगी तो ही क्या कर पाएंगे क्वेश्चन। हालांकि ऐसा नहीं है कि इतने मुश्किल सवाल ही आए हैं, इजी क्वेश्चन भी आए। मैंने बताया ना 15 में से 7 सवाल 6 सवाल क्या रहेंगे, इजी रहेंगे। 3-4 सवाल थोड़े मॉडरेट से रहेंगे और 4-5 सवाल थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे। अब डिफिकल्ट वाले अपन कितना डेप्थ में पढ़ते हैं उसके आधार पे। D3 लेट ही आता है। ठीक है असर ने छोड़ा ही नहीं। दुर्ग बस्तर दंतेवाड़ा अपने सबका एक ही नारा, दुर्ग बस्तर यो ही नाम नदियों को चैर, यो ही नाम। उनके जैसी ट्रिक्स तो कैसे ही बना पाए कोई। चलो अब बिल्कुल जगह नहीं है। या तो ऊपर नवीन जी आज आज और एक व्यवस्था कर लेते हैं, ऊपर एलईडी चलवा दो या तो कल से, आज बहुत कम पढ़ेंगे, कल से अपन उधर चलेंगे आराम से, आप बैठ के पढ़ भी पाओ याद भी कर पाओ, ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे हैं। हाँ आप वो देखेंगे वो। आज आज प्लीज आप एडजस्ट करो, कल उधर लगा था तो आज इधर लगा ही क्लास, अब और बड़े रूम में चलेंगे अपन हैं। हाँ हैं चलो हाँ ठीक है। अब ऐसे खड़े खड़े तो कैसे ही क्लास ली जाएगी। आज आज ऊपर वाली क्लास में, आप ऊपर वाली क्लास में कर दिया कल्याण। हाँ कोई नहीं, तो ये ऑनलाइन जा ही नहीं रहा। तो भाई कौन सा चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, एग्रीकल्चर। ठीक है 2 चैप्टर तुमने ढंग से पढ़ लिया ना, फिर तुम उस फ्लो में आ जाओगे कि तुम्हें इसमें पढ़ना क्या होता है। हालांकि कॉपियां बंद मत करो इसकी, क्योंकि लास्ट के 1 घंटे में आधे घंटे बताऊंगा, ये 1 घंटे पॉलिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है तो एग्रीकल्चर क्या पढ़ रहे थे। अब एग्रीकल्चर में सबसे पहले तो अपन ने जीडीपी के आंकड़े देखे थे। अब ईमानदारी से बताना उस दिन रात वाली क्लास किस किस ने नहीं ली थी। अब तुम मेरे भरोसे रह गए थे क्या कि बस जो पढ़ लिया। ओहो लेना पड़ेगा भाई, उसकी क्लास को ले लेना, उसमें थोड़ी ज्यादा बातें बता दी, तुम्हें कम बताई थी, है ना, उसको 2x पे चला के ले लेना। हाँ तो एग्रीकल्चर के डेटा देखे थे सबसे पहले। तो एग्रीकल्चर के डेटा में ओवरऑल तो हम जीडीपी देखते हैं, जीडीपी में तो तीनों आते हैं, एग्रीकल्चर आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है और सर्विस सेक्टर आता है। जब हम इंडिविजुअल एक सेक्टर का देखते हैं तो उसको बोलते हैं GVA। अब GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये कांस्टेंट प्राइस पे भी आता है और करंट प्राइस पे भी आता है, 2 पे देखा जाता है, स्थिर और प्रचलित कीमतों पर। अब स्थिर कीमतों पर तो कौन सा ईयर लेते हैं अपन, 2011-12, इससे कंपेयर करके देखते हैं प्रचलित में पिछले साल से। अब जीवी एग्रीकल्चर का कितना है तो 2.23 लाख करोड़, परसेंटेज में लगभग 25.33%। ठीक है इसके बाद में इधर 4.41 लाख करोड़ और परसेंटेज में लगभग 25.74%। इसमें लास्ट ईयर से ग्रोथ हुई है दोनों में। इसमें ग्रोथ कितनी हुई है लास्ट ईयर से, 0.22% हुई है और इसमें हुई है 3.47%। और ओवरऑल अगर अपन देखें कि 5 सालों में कितनी ग्रोथ हुई है तो इसमें हुई है 3.82 और इसमें हुई है 8.10 ये पढ़ा था। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि भाई एग्रीकल्चर के सब सेक्टर्स में सिर्फ एग्रीकल्चर अकेला नहीं होता है, पशुपालना भी अपने आप में इसी की एक एक्टिविटी है, लाइव स्टॉक, उसके बाद में फसल क्रॉप्स, उसके बाद में फॉरेस्ट, उसके बाद में मत्स्य। हाँ ये धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट हो जाएगी चीजें। ठीक है अब सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है, इसको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओ, पशुपालन कितना 49%,
इसका 42%, इसका 7% और इसका 0.54%। तुम्हें याद है? अरे वाह, ठीक है। इसके बाद में इसमें ग्रोथ की बात करें तो इसमें 5.20% की वृद्धि है। इसमें माइनस हुआ है कितना? 5.1, इसमें 2.67 बढ़ा है और इसमें 0.87 बढ़ा है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में अगर पशुपालन की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा दूध 79% के आसपास, उसके बाद में अन्य, उसके बाद में मांस मछली 7, उसके बाद में अंडे। इतना ही पढ़ाया था शायद मैंने, है ना? हाँ, भूमि के प्रकार। अब जोतों के प्रकार भी बताए थे मैंने। हाँ, तो टोटल खेत कितने हैं भाई? 208.73 लाख हेक्टेयर। ठीक है, और कितने लोग ओन करते हैं इसको? 76.55 लाख टोटल जोते हैं ये। तो एरिया में कितना एरिया है? 208.73। और जोत धारक जो इसको ओन करते हैं, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, कितने हैं? 76.55 लाख। ठीक है, उसके बाद में एवरेज कितना आता है कि एक जने के पास कितनी है? तो 2.73 हेक्टेयर। एक के पास कितनी है? 2.73 हेक्टेयर। अब इसके बाद में बात करें, 208.73 था। अब पहले से अब जोतें ज्यादा हुई है या कम? ये 2015-16 का डेटा है। कब का है? 2015-16, 2010-11 से हर 5 साल पे होती है, लेकिन अब 5 साल पे हुई नहीं है। 15-16 के बाद कोई नया डेटा नहीं आया। अब देखा जाए तो पहले जो एरिया था खेती करने के लिए, क्या आज भी उतना ही है क्या? नहीं है, आज उससे कम हो चुका है। यानी इसमें क्या आई है? गिरावट। तो ये 1.24% कमी आई है। जोत धारक, जमीन के मालिक बढ़े हैं क्योंकि परिवार विघटित होते गए। ठीक है, अब ये बातें क्लास में सुनोगे ना, तभी वो ऑप्शन में कर पाओगे कि भाई विघटन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि संयुक्त परिवार हुआ करते थे पहले, दादाजी के नाम पे जमीन है, अब बच्चों पर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है। तो इसमें बढ़ोतरी हुई है कितनी? 11.14% की। अब एवरेज लैंड होल्डिंग बढ़ेगी या कम होगी? दादाजी के पास जमीन ज्यादा थी या पापा के पास? दादाजी के पास थी, और तुम्हारे पास और कम आएगी। ठीक है, तो ये लगातार एवरेज लैंड होल्डिंग, पहले 5 बीघा किसी के पास था तो आज 2 बीघा ही रह गया। होता है कि नहीं होता? तो ये इसमें आ रही है कमी 11.7% की, इस तरीके से। अब अगर बात करें कि भारत में किसान कितने प्रकार के हैं, भारत में किसान कितने प्रकार के? तो 5 टाइप है। सबसे पहले तो होता है सीमांत किसान, मार्जिनल। उसके बाद में लघु, स्मॉल। इसके बाद में होता है अर्ध मध्यम, सेमी मीडियम। उसके बाद में होता है मध्यम, मीडियम। उसके बाद में बड़े आकार। लार्ज। अब ये किस बेसिस पे है? तो लैंड, कितने हेक्टेयर में लैंड है, हेक्टेयर में नापते हैं अपन लैंड को। जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम है वो कौन सा है? सीमांत है। जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर है वो लघु है। जिसके पास 2 से 4 है वो, जिसके पास 4 से 10 है, और जिसके पास 10 से ज्यादा है, इस तरीके से। अब मुझे बताओ कि ज्यादा किसान कौन सी रेंज में आएंगे? हैं? बड़ी बड़ी जमीनें हैं या छोटी छोटी जमीनें? छोटी छोटी। तो सबसे ज्यादा तो इसमें लगभग 40%। और सबसे कम कौन से होंगे? ये 4% है। ठीक है, फिर 4-14, 4-18, और ये लगभग 22, इस तरीके से। 40, 4, 14, 18, 22। 21.90 है तो उसको क्या कर सकते हो आप? 22 कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। 40, 4, 14, 18, 21। पहले इधर वाला आंकड़ा याद हो जाए, बाद में इधर वाला करते रहेंगे। ठीक है,
40 4 14 18 22, 14 18 22, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अब इसमें फिर ये 7 9, ये 6 9, ये 5 0, इस तरीके से। अब देखो, अब क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, किसके हिसाब से? एरिया कि क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से जो जमीनें बटी है, देखो दो तरीके से, एक तो ये है एरिया और एक ये है जोत धारक। अब जोत धारक ज्यादा होंगे, 76, पहले 68 लाख थे, फिर कितने हो गए? 76 लाख, ठीक है। जैसे ये, इसमें तो एग्जैक्ट नहीं बता रहेगा, पहले कितने थे? लगभग 68 थे, फिर कितने हो गए? 76। पहले एरिया ज्यादा था, अब एरिया कम है। यानी पहले एक परिवार में मान लो 15 हेक्टेयर का खेत था, या 16 हेक्टेयर का खेत था। कितना था? 16 हेक्टेयर। उसके बाद में 4 बच्चे हुए इनके, तो 4 4 4 और 4। अब जो सबसे बड़ा है घर में और जो सबसे छोटा है, सबसे छोटे के सबसे छोटे वाले बेटे में और सबसे बड़े के सबसे बड़े वाले बेटे में खूब अंतर होता है कि नहीं होता? ग्रामीण परिवार में इमेजिन करो, आपके जो सबसे बड़े ताऊ जी हैं और आपके जो सबसे छोटे चाचा हैं, उनके बच्चों में डिफरेंस होता है कि नहीं होता? इनके तो बच्चों की शादी होने वाली होती है और ये भी पढ़ ही रहे होते हैं, होता है कि नहीं होता? तो फिर इनके बंटवारा जल्दी होगा कि नहीं होगा, और इनके बंटवारा लेट होगा। अब मान लो पता चला इनके 4 बच्चे और हो गए, कितने हो गए? 4, तो एक एक बीघा गई, हुआ कि नहीं हुआ? अब ये बंटवारा दो तरीके से हो रहा है, एक तो नंबर में हो रहा है और एक एरिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो क्षेत्रफल के हिसाब से है ये बंटवारा। ये बंटवारा किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से, कि ये जो एरिया 208 हुआ है, ठीक है, ये 208 एरिया में ज्यादातर किसान कौन से हैं? मार्जिनल है। अब 2010 के कंपैरिजन में ये एरिया के हिसाब से जो बटा है, उसमें कमी आई है या ज्यादा हुआ है? उसमें कमी आई है या ज्यादा हुआ है? तो इसमें इसमें और इसमें तो क्या हुई है? बढ़ोतरी। और इन दोनों में हुई है कमी। इन दोनों में क्या हुई है? कमी हुई है। इसमें लगभग 13% की कमी है। कितनी कमी है? 13% की, ठीक है। इसमें 0.5 के आसपास, आधे परसेंट के आसपास कमी हुई है। इसमें 5% के आसपास कमी हुई है, हाँ सॉरी, वृद्धि हुई है। इसमें 10% के आसपास वृद्धि हुई है, और इसमें लगभग 19% के आसपास वृद्धि हुई है। 10 तो क्या, 13 ही है वैसे, ठीक है। इस तरीके से ये देखो, 19%, हाँ 10 ही है, 19% वृद्धि, 10% वृद्धि, 5% वृद्धि, ये 0.27, और 13% कमी एरिया के हिसाब से। हाँ मुझे थोड़ा डेटा कम याद रहा, ठीक है। हाँ ये 10 ही है, और ये 19% बढ़ गया। यानी पहले जो किसान 1 बीघा वाले थे, उनकी श्रेणी में शामिल होने वाले और किसान आ गए हैं। आए हैं कि नहीं आए? ज्यादा आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि परिवारों का विघटन हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए, नंबर के हिसाब से, कि नंबर ऑफ किसान, ये तो किस में देख रहे हैं अपन? नंबर ऑफ किसान तो बने, लेकिन किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से। अब नंबर के हिसाब से तो ये सब चीजें तो क्या हुई है? बढ़ी है, और ये अकेला एक क्या हुआ है? कम हुआ है, नंबर के हिसाब से, ठीक है। अब नंबर के हिसाब से ये देखो, 2010-11 की तुलना में 15-16 में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम आकार के जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है। वह बड़े आकार वर्ग की जोतों में 11.14% की कमी दर्ज की गई है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने इसमें पूछ लिया क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो, ये किसके हिसाब से? संख्या, ये क्षेत्रफल, ठीक है, इस तरीके से। ये
तो भाई कुल जोतों का आकार, टोटल जोतें कितनी है 208, 208 लाख हेक्टेयर। अब बांट रहे हैं तब 76.55 के आसपास है। उसके बाद में एवरेज कितनी है 2.73। उसके बाद में किसानों की श्रेणियां, श्रेणियों में मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम, लार्ज, सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार। ठीक है, ये लगभग 40, ये 4, 14, 18, 22, 21.90, ये 50 हो जाएगा, ये 79, ये 69। इसके बाद में एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, अब क्षेत्रफल के हिसाब से इन तीन में तो क्या ही है कमी, सॉरी वृद्धि, और इनमें दोनों में कमी। ठीक है, अब देखो ये लगभग 0.27, ये कितना है 0.27, ये लगभग 13, ये 5, 10 और लगभग 20, 19.79, ये 19.79 नहीं होगा, 19.79। ठीक है, 10.5 और भी तो ठीक है, 10.5 और 5.67, ये 13.20 होगा। तो इस तरीके कुल मिला के 0, 5, 10, 20 जी। ठीक है, और एरिया के हिसाब से तो ये हो गया, और संख्या के हिसाब से कमी सिर्फ किसमें, इसमें कितनी है 11%। बाकी तीनों में क्या हुई है वृद्धि, बाकी तीनों इंक्रीज हुए। ठीक है, अब बात ये इस डेप्थ में जाके इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, सर्वे को, तब क्वेश्चन सही होगा। पहले पढ़ रहा है बस, लेकिन ये है कि एक बार पढ़ लिया तो फिर गलत कुछ नहीं होगा, आएंगे क्वेश्चन इसी में से, 15 क्वेश्चन फिक्स है कि यहीं से आएंगे, मतलब यहीं से आएंगे। अब इसके बाद में क्या है, महिला जोत धारक, ये तो पुरुष हो गए, अब इसके बाद में महिला जोत धारक। अब देखो, अब वैसे तो जोत, लैंड होल्डिंग जो है, जोते जो है टोटल लैंड, अब टोटल जो लैंड है ना, उसके अंदर अगर अपन देखें तो उसके अंदर तीन तरीके से बटी हुई लैंड। एक तो ओवरऑल लैंड है, ओवरऑल तो ये है आंकड़ा, एक मेल ओनर है पुरुषों के नाम पे, कुछ महिलाओं के नाम पे भी तो है, मम्मियों के नाम पे खेत है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, संस्थाओं के नाम पे। अरे होता है कि नहीं होता, बहुत सारे, जैसे अब ये बिल्डिंग है तो स्प्रिंग बोर्ड के नाम पे, दिलीप सर के नाम पे थोड़ी, किसके नाम पे, स्प्रिंग बोर्ड अपने आप में एक लीगल आइडेंटिटी, एक संस्था है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में थोड़ी बहुत ऐसी बातें पढ़ी होगी, तो संस्था के आधार। अब इन तीनों का तो देखो पढ़ा तो पागल हो जाएंगे, तीनों के अलग अलग आंकड़े पढ़ेंगे तो 13 चैप्टर और पढ़ने। ठीक है, तो पहला का पहला पेज ही चल रहा है, समझे बात को, ये तो पहले चैप्टर का, ऐसे कितने चैप्टर हैं 13, होते होते माथे पर चिड़े खाएंगे, अरे कौन इधर गया, अरे जोते किधर गई है। तो इस तरीके से, तो अब फीमेल वाला पढ़ लेते हैं अपन, क्या पढ़ लेते हैं, फीमेल, महिला जोत धारक कितनी है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें पढ़नी है कि कुल जोतें कितनी है महिलाओं के पास, और जोत धारक लैंड होल्डर कितने हैं। तो महिलाओं के पास कुल जोतें हैं लगभग 16.55 लाख हेक्टेयर, कितनी है 16.55 लाख हेक्टेयर, और महिलाएं जो ओनर्स हैं वो हैं लगभग 7.75 लाख, लगभग 7 लाख कर लो, कितनी है 7 लाख, और महिलाओं के पास लैंड कितना है लगभग 16 लाख, 16 लाख तो लैंड है, ओवरऑल लैंड तो कितना है 208। अब इसमें से महिलाओं के पास कितना है, कुल जोत धारक तो कितने हैं 76.55, महिला जोत धारक उसमें से 7। अब मुझे एक बात बताओ, 2010 से 2015 में महिलाओं के पास भूमि बढ़ी है या कम हुई है, बढ़ी है या कम हुई है,
पहले महिलाओं के पास ज्यादा थी या कम थी? क्यों? पहले महिलाओं के नाम पे कौन जमीन करता था? आजकल हुआ ये तो कि प्रॉपर्टी में किसको हिस्सा? बेटियों को क्या मिलता है? हिस्सा मिलता है साहब। बेटियां हिस्सा मांगती हमारा हिस्सा लो साहब, बंटवारा बराबर होगा। होता है कि नहीं होता? हालांकि और उसके बाद में तो महिला जोत धारकों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और वैसे के वैसे महिलाओं की जो लैंड होल्डिंग है वो भी क्या हुई है? बढ़ी है। अब होता है आजकल पुरुषों के नाम रजिस्ट्री कराओ और महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराओ, सस्ती किसके नाम पे होती है? तो नया खेत खरीदना है तो किस नाम पे खरीद लो? घर की महिला। 2-4 लाख रुपए तो बचेंगे ही बचेंगे। होता है कि नहीं होता? इसलिए इनका नंबर क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। ठीक है, हाँ ऐसा हो चुका है। 42% और 24% का इंक्रीज है। उल्टा करना है बस, 42 और 24। अब जब देखा जाए तो महिला जो धारकों की संख्या 7.75 लाख, इसमें 42% की वृद्धि हुई है। 41.94 को क्या याद कर लो? 42। और क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है कितनी? 24%। 42-24 उल्टा कर लो। संख्या तो ज्यादा बढ़ी है 42%, और क्षेत्र बढ़ा है कम 24। ठीक है, अब इसमें भी अगर देखा जाए तो महिलाओं में भी किसानों की ये की ये श्रेणियां। अरे महिलाओं का भी तो मालिकाना हक देखा जाएगा। 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर। तो मार्जिनल महिलाएं जो हैं, ये इस श्रेणी की महिलाएं। इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं कौन सी कैटेगरी की है? मार्जिन। लगभग 50%। 50% वुमेन ऐसी है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन। क्या है भाई? 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाली कितनी महिलाएं हैं? 50%। 49.55। 50, 20, 14, 11 और 3, तीन ही करो उसको, 2.97। 50, 20, 14, 11, 3। ठीक है, नहीं तो 3, 11, 11 में 3 जोड़ो 14, 14 6 जोड़ दो, 3 का 2 गुना कितना? 20, 20 और 50। हाँ, 50, 20, 14, 11, 3, यही है। इन सब में क्या हुई है? वृद्धि। किसी में कोई कमी नहीं हुई है। ठीक है, जोत धारकों में। एक बार वापस या? ठीक है, महिलाओं वाला देख लो। महिला जोतें कितनी है महिलाओं के पास? 16.55 लाख। और महिला जोत धारक 7.75। इन दोनों में ज्यादा बढ़ोतरी किसमें? महिला जोत धारक। कितनी बड़ी है महिला जोत धारक? लगभग 42। ज्योति कितनी बड़ी है? 24। मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम, लार्ज लगभग 50, 20, 14, 11, 3। और सब में क्या हुई है? वृद्धि हुई। ठीक है, यही पता है। इसके बाद अगला आंकड़ा कौन सा है? अब देखो, हाँ, कृषि जलवायु क्षेत्र, ये अपन लास्ट में पढ़ेंगे। इसकी जो टेबल है ना, वो बाकी चीजें पढ़ लेंगे क्योंकि ये ज्योग्राफी में खूब पढ़ के ही आते हो। ठीक है, अब देखो हमारे राजस्थान को 10 जलवायु, कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांट रखा है। अगला टॉपिक क्या है? कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में किस आधार पे बांटा है? तो देखो भाई, सीधी सी बात तो यह है कि हमारे यहाँ सॉइल का टाइप अलग है, जल जो है उसकी उपलब्धता अलग अलग है, जलवायु अलग अलग है, कहीं शुष्क है कहीं अर्ध शुष्क है, इस तरीके से। उसके बाद में टोपोग्राफी, स्थल आकृति अलग अलग है। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो अलग अलग है। इस तरीके से बांटा जाता है कि भाई सरकार को पता रहे। जैसे अगर अपन बात करें इनको 10 में है ना, तो इसमें 1, 2, 3, 4 और 5। 5 में ए है, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी सी, इस तरीके से बांटा गया। कितने? 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। अब जैसे पहले की बात करें तो ये एरिड वेस्टर्न प्लेन है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जोधपुर वाला, जोधपुर बाड़मेर वाला क्षेत्र। अब वहां पर अगर खाद बीज का सेंटर है सरकार का, तो क्या चावल वाले बीज भेजेंगे क्या? सीधी सी बात है।
इसलिए, हाँ, इसलिए इन्होंने वर्गीकरण कर रखा है, ताकि नीति निर्माण करें तो पता तो रहे कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, उसके लिए उस क्षेत्र में प्रयास किए जाने चाहिए। एक बेसिक कारण यह है। ठीक है, तो भाई कुल मिलाकर के हमारे यहाँ कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं? 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है, और इन 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के आधार पे हमारे यहाँ पर फसलों में सरकार योजनाएं चलाती रहती है। अब देखो, अब कृषि के प्रकार, अगला क्या है? कृषि के प्रकार। अब ये एक नई चीज है, वैसे नया नया का मतलब है कि अपने तो लास्ट टाइम वाले सर्वे में भी लिखा हुआ है, ओरिजिनल में नहीं था, इस बार इन्होंने भी लिख दिया है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार को अपन दो तरीके से बांट सकते हैं, एक सीजन के आधार पे, मौसम चक्र के आधार पे, और एक इसको यूज के आधार पे, उपयोग जैसे लिया जाए उसके आधार पे। ठीक है, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? दो तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, सीजन के आधार पे अपन सबने सुना होता है रबी, खरीफ और जैद। हाँ, इसके बाद में उपयोग के आधार पे, खाने में और कॉमर्शियल, खाद्यान्न के रूप में और बेचने, किसके रूप में? हाँ, वाणिज्यिक, कॉमर्शियल यूज में। इस तरीके से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद में खाद्यान्न में भी दो तरीके से अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक अनाज और एक दाल। ठीक है, सीरियल्स और एक पल्सेस। ठीक है, इस तरीके से अपन इनको बांट सकते हैं। तो भाई कृषि के प्रकार मौसम के आधार पे और यूज के आधार पे होता ही है, पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। अब देखो मेन मुद्दा क्या है इसमें? इसमें यह है कि हमारे यहाँ उत्पादन कितना कितना और कैसे कैसे हो रहा है, हमारे यहाँ कौन सी चीज का कितना उत्पादन हो रहा है। तो अपन इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन जो हो रहा है वो खाने के लिए। अपन किस लिए करते हैं भाई? खाद्यान्न के लिए। मेन उत्पादन का क्या है? खाद्यान्न। तो खाद्यान्न के अंदर हम फूड ग्रेन्स में कितने का उत्पादन करते हैं? तो हम लगभग इसको देखेंगे लाख मेट्रिक टन में। इसमें देखेंगे लाख मेट्रिक टन। लगभग हमने 283 लाख मेट्रिक टन। एक बार पॉइंटों वाली चीजें आपके पास जब एग्जैक्ट नोट्स होंगे ना तो मैं वापस रिकॉल करा दूंगा, तब याद हो जाएंगे। एक बार अपन मोटा मोटा याद कर लें, क्योंकि पहले 2 दिन ही है, एकदम से पॉइंटों पे ज्यादा जाएंगे तो ये और भूल जाएंगे। ठीक है, तो कर लेंगे, क्योंकि एक इस चैप्टर में जितने आंकड़े थे ये लास्ट आंकड़ा है, उसके बाद सीधी योजना है, तो ज्यादा पॉइंटों में चक्कर में मतलब दिक्कत नहीं आएगी। तो लगभग खाद्यान्न में हम कितना करते हैं? 283 लाख मेट्रिक टन, इतना खाद्यान्न उगाते हैं साहब। अब बात यह है कि क्या पिछली बार इतने उगाए थे, इससे ज्यादा या कम? तो कम, हाँ मतलब कमी आई है, सॉरी, पिछली बार ज्यादा उगाए थे और अब लगभग इसके अंदर गिरावट आई है 8.28%। पॉइंटों में नहीं जाना, 8%। कितने? 8% की इसमें क्या आई है? कमी आई है। अब देखो इसको अलग अलग तरीके से अभी अगर देखें तो खाद्यान्न, अब खाद्यान्न दो तरीके से, एक अनाज और एक दलहन। अनाज और दलहन, पल्सेस। अब देखो अनाज जो है हम रबी के सीजन में भी उगाते हैं और खरीफ में भी उगाते हैं, दोनों में उगाते हैं। और दालें भी हम, दलहन जो है वो रबी में भी उगाते हैं और खरीफ में भी उगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अनाज हमारा बड़ा हिस्सा है, लगभग 236 लाख मेट्रिक टन, और ये है 47 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, अब पॉइंटों में ओके उतना पहुंच जाता है। 283 है टोटल। टोटल खाद्यान्न कितना उगाते हैं? 283 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, और इसमें क्या आई है? गिरावट। कितनी कमी आई है? 8% की, 8.28 या 8% की। अब इसमें अगर देखें तो खाद्यान्न में अनाज और दालें, दलहन, ठीक है, अनाज कितना? 236 और दालें 47, दलहन कितनी है? 47। अब इसके अंदर अनाज अपन कब ज्यादा उगाते हैं, रबी में या खरीफ में? खरीफ में। रबी में कितने कह रहे हैं? रबी में। अच्छा हाँ, देख लिया तो रबी है अब तो। ठीक है, अब रबी में कितना है? तो 167। कितना है? 167 लाख मेट्रिक टन, और खरीफ में है लगभग 67 लाख मेट्रिक टन।
ठीक है, सॉरी 69, हाँ 69, इसमें 167। और इसके बाद में दलहन हम रबी में कितनी उगाते हैं लगभग, रबी में वो इधर इधर लिख दिया मैंने, तुम्हारे इधर लिखा हुआ है खरीफ और इधर लिखा हुआ है रबी, जो तुम देख देख के बोल रहे हो, और मैंने इधर रबी लिखा है इधर खरीफ लिखा है। अब बोलो देखें, हाँ रबी कितना है 26, खरीफ कितना है 20। हाँ तुम्हारी नजर सीधा उधर गई, इधर वाले को देख के बोल देते हैं, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। अच्छा इसका फॉन्ट बढ़ाया जाए, थोड़ा मोटा लिखा जाए, चलो ठीक है। ये तो हम सबसे ज्यादा क्या उगा रहे हैं, खाद्यान्न, कितना उगा रहे हैं भाई, तो 283, उसमें अनाज 236, दलहन 47। अब इनको वर्गीकरण कैसे करते हैं, रबी और खरीफ में, रबी में अनाज 167 और खरीफ में 69, और रबी में दालें दलहन 26 और खरीफ में 20 लगभग। अब पॉइंटों में आगे 47 पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो दूसरे अपने हैं तिलहन, ऑयल सीड्स, दूसरा क्या है ऑयल सीड्स, ये लगभग 100.46 लाख मैट्रिक टन, कितना है 100.46 लाख मैट्रिक टन, और इसमें हुई है वृद्धि, इसमें हुई है वृद्धि, 7% इंक्रीज है, कितना इंक्रीज है 7% का इंक्रीज है। इसके बाद में है गन्ना, इसके बाद में क्या है गन्ना, शुगर केन। अब गन्ना है 3.61 लाख मैट्रिक टन, कितना है 3.61 लाख मैट्रिक टन अपन ने उगाया है। अब इसमें भी हुई है गिरावट, और इसमें हुई है भारी गिरावट, लगभग 22% की, कितनी गिरावट हुई है लगभग 22% की, ठीक है। इसके बाद में है कपास, इसके बाद में क्या है कपास, ठीक है, कॉटन। अब कपास जो है वो लाख मैट्रिक टन में नहीं है, गांठों में, कैसे नापी जाती है गांठों में, तो लगभग 17.94 लाख गांठें, ठीक है। और इसमें भी हुई है वृद्धि, कितनी 0.37 34, हाँ 0.34 की, कितनी वृद्धि है 0.34 की। तो देखो भाई कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार कितने तरीके से, दो तरीके से, एक तो मौसम के हिसाब से, एक उपयोग के हिसाब से। मौसम के हिसाब से तो 3, रबी खरीफ जैद, उसके बाद में उपयोग खाने के हिसाब से और बेचने के हिसाब से, खाने में अनाज और दलहन, ठीक है, और उधर कपास हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ऑयल सीड हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा क्या उगाते हैं खाद्यान्न, कितना उगाया 283 लाख मैट्रिक टन, गिरावट हुई है कितनी 8.28 की। अब 283 को अगर बांटे, ठीक है, अनाज और सिर, ठीक है, अब इसमें भी 236 और 47, अब इसमें भी खरीफ और रबी, खरीफ और रबी, ठीक है। खरीफ कितना है 69, ये 167, 20 और 26, 20 और 26, उल्टा लिखा है इस बार वापस, ठीक है। और इसमें कितनी गिरावट है 8%, 8.28। इसके बाद में दूसरा तिलहन, ऑयल सीड, तिलहन में क्या है 100.46 लाख मैट्रिक टन, गिरावट कितनी है 7% की। ओ सॉरी बढ़ गया, हाँ भाई कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया। फिर गन्ना धाप के गिरा है 3.61, कितनी गिरावट है 22% की, कितनी है 22। उसके बाद में कपास, कपास में हाँ कितनी है 17.94 लाख गांठे, कितनी गिरावट है 0.34, गिरावट नहीं बढ़ोतरी है। खाद्यान्न गिर गया, तिलहन बढ़ गया, गन्ना गिर गया, कपास बढ़ गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद में भाई राजस्थान जो है वो यूं खाद्यान्न और ये जितने भी कृषि के प्रोडक्ट हैं इनमें रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कुछ चीजों में अपन टॉपर हैं, कुछ में सेकंड है,
और कुछ में थर्ड है। राजस्थान के अंदर जो टोटल कृषि उत्पाद बनाए जाते हैं इसमें अपनी रैंकिंग है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखो फर्स्ट सबसे ऊपर ही ऊपर गवार, ठीक है, गवार। उसके बाद में दूसरा देखा जाए तो राई सरसों, दूसरा क्या है, राई सरसों। तीसरा बाजरा, ठीक है। उसके बाद में कुल तिलहन, हाँ कुल तिलहन, और फिर है मोटा अनाज, ठीक है। इस तरीके से तो पांच चीजों में अपन क्या है भाई, टॉपर है। गवार, राई सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, मोटा अनाज, इन पांच में अपन टॉपर है। मूंगफली में अपन सेकंड है। मूंगफली अपने क्या है भाई, सेकंड, ग्राउंड नट, ठीक है। मूंगफली में अपन सेकंड है। और थर्ड पे है अपन चना, उसके बाद में कुल दलहन और सोयाबीन, चना, कुल दलहन और सोयाबीन, दलहन और सोयाबीन। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो देखो भाई पांच में अपन क्या है, फर्स्ट गवार, राई सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, तेल निकालते हैं, ठीक है। फिर मोटा अनाज, दूसरे मूंगफली, तीसरा चना, कुल दलहन और सोयाबीन। अब देखो, अब ये अपन कह तो रहे हैं कि भाई अपन टॉपर हैं, तो कितना परसेंट से टॉपर है, अब ये भी तो है कितना गवार, मतलब गवार कितना उगाते हैं, तो अपन टॉपर हैं 88%। देश के 88% गवार कहां से उत्पादित होते हैं, मतलब उत्पादन हो रहा है राजस्थान से। 88% गवार, ठीक है। कहां पे, 43% राई और सरसों, 41% बाजरा, 41% बाजरा, और कुल तिलहन 20, कितना है ये, 20, 23, और मोटा अनाज 14, मोटा अनाज कितना है, 14, ठीक है। तो देखो भाई फर्स्ट पे गवार कितने गए, 88, राई सरसों 43 और बाजरा 41, ठीक है। फिर कुल कितना है, 23%, और फिर मोटा अनाज 14, मूंगफली 19, मूंगफली कितनी है, 19%, ठीक है। इसके बाद में चना, दलहन, सोयाबीन 17, 13, 8, 17, 13, 8, 17, 13, 8, चना, कुल दलहन, सोयाबीन, ठीक है। ओके, राजस्थान इनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो राजस्थान फर्स्ट पे गवार, कोई नहीं है टक्कर में, कितने गवार, हाँ राई सरसों 43, फिर कितना 41, उसके बाद कुल तिलहन कितना 23, और फिर मोटा अनाज कितना है 14, इसके बाद में कितनी 19%, उसके बाद कितना 17, फिर कितना सोयाबीन 8, 17, 13, 8, 19, 88, 43, 41, 23, 14, ठीक है। पिछली बार शायद आरएस के एसआई प्री में ये पूछा था, बाजरा पूछा था, आरएस प्री में पूछा था ना, हाँ बाजरे का परसेंटेज पूछा था भाई। राजस्थान में बाजरा फर्स्ट पे, तो फर्स्ट में कितने परसेंट अपन उत्पादन करते हैं, ठीक है। हो गया ये आंकड़ों का मायाजाल समाप्त, इतने ही आंकड़े थे, ठीक है। ये आंकड़े अपन ने एक बार पढ़ ली। अब भाई देखो, अब अगला जो टॉपिक है जो सिलेबस में भी वैसे के वैसे दे रखा है, वो है उत्पादन और उत्पादकता। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब देखो ये तो अपन कह नहीं सकते कि भाई अब हमें उत्पादकता क्या होती है क्या नहीं होती है नहीं पढ़ना, पढ़ना तो पड़ेगा। अब सर्वे में सीधा सीधा दे रखा है कि राजस्थान में उत्पादन जो है या उत्पादकता जो है उसके सामने खूब सारी चुनौतियां, चैलेंजेस है। हमारे यहाँ उत्पादन
में क्या है, खूब सारी चुनौतियां, चैलेंजेस। अब ये चैलेंजेस भी थोड़े बहुत ध्यान में रहने चाहिए, क्योंकि अब स्टेटमेंट बना रहा है तो वो बना सकता है स्टेटमेंट। अब हमारे यहाँ कृषि बहुत अच्छी नहीं हो रही है, उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ चुनौतियां। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं भाई? सबसे पहले तो जल, जल की समस्या है। दूसरा, जलवायु की समस्या है, क्लाइमेट की प्रॉब्लम है। सबसे पहले वाटर, उसके बाद में फाइनेंस, थोड़ी बहुत किसकी दिक्कत है? पैसे की, ठीक है, पैसे की समस्या है। उसके बाद में हमारे यहाँ जब कटाई हो जाती है, उसके बाद में उसके भंडारण को लेके प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टोरेज को लेके दिक्कत आती है, ठीक है, उसकी मार्केटिंग को लेके हमें कई बार दिक्कत आती है। सुदूर जो क्षेत्र है वहां पर अनाज तो उगा लिया जाता है, लेकिन उसको मार्केट तक ले जाते आधा तो वैसे ही खराब हो जाता है। इसके बाद में हमारे यहाँ भूमि तो है, लेकिन कृषि योग्य भूमि बहुत ज्यादा नहीं है। तभी देख लो सोलर में टॉप कर रहे हैं। क्यों? अगर कृषि योग्य भूमि ज्यादा होती तो फिर अपन सोलर को इतना महत्व नहीं देते। अब पंजाब वाले सोलर लगा रहे हैं क्या? क्यों लगाएंगे साहब? ठीक है, इसलिए तो हमारे यहाँ पर कृषि योग्य भूमि थोड़ी सी कम है। तो ये कुछ बेसिक कारण हैं जिसकी वजह से हमारे उत्पादन और उत्पादकता के सामने थोड़े से क्या है? चैलेंजेस है, चुनौतियां। क्या? जल, जलवायु, पैसा, स्टोरेज, मार्केटिंग और हाँ, कृषि अयोग्य भूमि की अधिकता, या अरे कृषि अयोग्य भूमि की अधिकता कह लो या कृषि योग्य भूमि की कमी कह लो, बात तो एक ही है। इसके बाद में देखो, तो अब इसको ठीक करने के क्या क्या उपाय होने चाहिए? तो जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर दो। जल की समस्या है, बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन को क्या दो? बढ़ावा दो, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन को क्या दिया जाए? बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद में जलवायु दिक्कत दे रही है, तो जलवायु प्रतिरोधी ऐसे जैसे बाजरा है उनकी खेती की जाए, दालें हैं इनकी खेती की जाए, तो इनमें बहुत ज्यादा जलवायु का प्रभाव पड़ता नहीं है। फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो सरकार क्या कर रही है? साख, साख की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ऋण। उसके बाद में स्टोरेज और मार्केटिंग। हाँ, एक बड़ी प्रॉब्लम और है इधर कि भाई चुनौतियों में कि जैसे होता है ना, अब अपने घर में अब ज्यादातर किसान ही है, तो अगर अपन देखें कि भाई अपने ही कई बार खुरखुरी होती है, अपन घर वालों को सुझाव देने की कोशिश करते हैं कि आप ये 4 नींबू के पेड़ क्यों नहीं लगा लेते इधर, हैं ये अनार भी तो उग जाता है अपने, ये क्यों नहीं कर रहे हो आप? ठीक है, और ये एक बार एक काम करते हैं, अपने खीरे वीरे वाला भी सिस्टम सेटअप करके देखते हैं। कितने लोग ऐसे अपने घर वालों को सुझाव देने की कोशिश करते हैं यूट्यूब से प्रेरित हो गए? ईमानदारी से बताओ, मेरी तरह कौन कौन है? हाँ, और फिर घर वाले क्या कहते हैं? तू तेरा काम करे नहीं है? अपना एक भी सुझाव माना नहीं जाता है, तू तेरा काम कर। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि नवाचारों के प्रति सहजता नहीं है, इतने आसानी से नवाचारों को क्या नहीं करते हैं? स्वीकार नहीं करते हैं। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये अपन तो घर में सब देखते ही हैं, अपना सुझाव कोई मानता नहीं है, हालांकि अच्छा ही है नहीं माने तो उससे और जाएंगे जो आ रहा है। तो ये तो अब सॉल्यूशंस में इन्हीं को ठीक करना है बस, ठीक है, तकनीक को बढ़ाना है, तकनीक को क्या करना है? बढ़ाना है। कल जो प्रमुख 10 क्षेत्र पढ़े थे हैं, जल, जलवायु, फसल विविधीकरण, उसके बाद में लाइव स्टॉक, फिर मत्स्य, 5 हो गए। छठे में सहकारी, साख, 7वें में महिला और युवा, तकनीक, उच्च तकनीक, और फिर जलवायु 10। अच्छा हाँ, विपणन, ठीक है, हाँ चलो ये हो गया। अब इस तरीके से ये तो चलो बोल बच्चन वाली बातें मेंस के हिसाब से ज्यादा है। अब सीधा इस पे आते हैं कि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसानों की सहायता करने के लिए कि भाई किसको बढ़ाया जाए? उत्पादन और उत्पादकता को। तो सरकार अपनी तरफ से खूब सारी क्या कर रही है? पहल कर रही है, अलग अलग योजनाएं लेके आ रही है। बेसिकली किसान एकीकृत सहायता प्रणाली विकसित की गई है। एकीकृत सहायता प्रणाली, इसमें 6 सेगमेंट रखे गए हैं। कितने सेगमेंट? देखो, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कितने? 6 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स। अब 6 सेगमेंट्स की अपन बात करें
तो सबसे पहला तो है बीज, क्या है? बीज, सीड। इसके बाद में दूसरा मृदा स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य। उसके बाद में सॉइल हेल्थ, फिर ऋण या साख, पिछली बार इन्होंने नाम दिया था ऋण, इस बार नाम दे दिया साख, क्रेडिट। क्रेडिट के बाद में फसल का बीमा, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस। उसके बाद में टेक्नोलॉजी और प्रशिक्षण, तकनीकी और प्रशिक्षण और ट्रेनिंग। ये 6 चीजों से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। उत्पादन या उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किसान एकीकृत सहायता प्रणाली, ठीक है, फार्मर इंटीग्रेटेड असिस्टेंस सिस्टम, ठीक है, इसके कितने कंपोनेंट बनाए हैं? 6 कंपोनेंट बना के दिए हैं। 6 कौन कौन से? बीज, मृदा स्वास्थ्य, साख, बीमा, टेक्निक और प्रशिक्षण, ठीक है। अब देखो बीज, अब बीज के लिए एक सीधी सीधी योजना चल रही है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ठीक है, लंबन योजना, ठीक है। अब देखो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, अब इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई किसान अपने खेत में खुद बीज बना ले, ठीक है, बीजों का उत्पादन वो खुद ही करने लग जाए, स्वावलंबी हो जाए, सरकार पर निर्भर ही ना रहे, बीज के लिए निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में। 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन से शुरुआत की थी और उसमें 3 मेन अगर देखा जाए तो कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा। और इसमें फिर 2018-19 आते आते पूरे राज्य में इसको शुरू कर दिया गया। अरे अरे ठीक है, 2017 में 3 से शुरू किया था, मेन थे कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, फिर 2018-19 आते आते पूरे राज्य में। अब देखो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, अब बीज बनाए उसके लिए बीज होने भी चाहिए और पता भी होना चाहिए कि बीज बनते कैसे हैं, तो ये निशुल्क बीज वितरित करते हैं और साथ में ट्रेनिंग देते हैं। साथ में क्या देते हैं? ट्रेनिंग। सीड मिनी किट वितरण किया जाता है, जैसे किसी क्षेत्र में गेहूं की खेती कर रहा है कोई किसान, तो उसको 5 किलो गेहूं के बीज दे दिए और उसको प्रशिक्षण दे दिया कि 5 किलो तो ले जा फ्री में, सीड मिनी किट फ्री में वितरित कर दिया और उसके बाद में सिखा दिया कि भाई आगे से खुद के बीज खुद बनाना, हमारे ऊपर निर्भर ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है, क्या बनो? स्वावलंबी बनो। तो क्या वितरित किया जाता है? सीड मिनी किट। सीड मिनी किट फ्री में क्या किया जाता है? वितरित किया जाता है और साथ में क्या दे दी जाती है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देके भाई अपने बीज खुद बनाओ, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इसके बाद में क्या है कि जो बीजों के इन सब के लिए जिम्मेदार है उस संस्था का नाम है RSCL, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, ठीक है। इसका काम बीज बनाना, बीजों का प्रसंस्करण करना, प्रोसेसिंग करना और उसकी आपूर्ति करना, मेन ये है। इसका मेन काम क्या है कि बीज बनाना और साथ में उसको आपूर्ति करवाना, ये नोडल एजेंसी है। हालांकि इस बार ये सर्वे में नहीं दे रखी है, पिछली बार इसका जिक्र था सर्वे में, इस बार इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी अपन लिख दी कि भाई आरबीसी पूछे तो मेन एजेंसी जो नोडल एजेंसी है जो बीजों की देख रेख रख रखाव करती है वो कौन सी है? RSSCL। आप अक्सर ऐसे सुनते होगी इसको बीज निगम का क्या बना दिया? अध्यक्ष। नेता होते हैं ना, जैसे किसान बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, ऐसे बीज निगम के भी क्या बनाए जाते हैं? अध्यक्ष। उन्हें फिर कभी कैबिनेट मंत्री कभी राज्य मंत्री के दर्जे दिए जाते हैं। होता है ना, सरकार अपने नेताओं को एडजस्ट करने के मतलब लोगों को एडजस्ट करने के लिए अलग अलग निगमों में क्या बनाती है? अध्यक्ष। वैसे ये एक निगम है। इसके बाद में
राजस्थान के अंदर और भी खूब सारी ऐसी एजेंसीज हैं या कंपनियां हैं जो बीज और खाद बनाने का काम करती है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि अपने कृषि मंत्री साहब कई बार छापे वापे मारते हैं, नकली खाद नकली बीज पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते। तो हाँ, अब क्या नकली है क्या असली है, इसकी प्रामाणिकता तय कौन करेगा, होता है ना, इसकी प्रामाणिकता कौन तय करेगा, तो उसके लिए भी एक एजेंसी बनी हुई है, राजस्थान स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। ठीक है, बीज और जैविक जो सर्टिफिकेट है प्रमाणन करने के लिए एक एजेंसी बनी हुई है। बेसिकली बीज और जैविक जो बीज बनाने के दावे करते हैं या जैविक उत्पाद देने के दावे करते हैं, आप अक्सर देखते हो कई बार आजकल ऐसी दुकानें खुल गई जिन पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक आटा मिलता है। ठीक है, अब वो वास्तव में ऑर्गेनिक है या नहीं है, उसके प्रमाणन के लिए भी एक प्रकार से एजेंसी, ये पहले थी इस बार सर्वे में नहीं है। तो कुल मिला के बीज से जुड़ी हुई। अब बीज में क्या है भाई, एक योजना है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। अब बीज स्वावलंबन जो योजना है वो कब शुरू की गई थी, 2017 में, और 2018-19 में पूरे राज्य में। इसमें फ्री में बीज सीड किट बांट देते हैं और बीज बनाना सिखा देते हैं। अब देखो इसमें बीज बांट दिए, अब मान लो कोई किसान के पास 50 साल पुराना बीज पड़ा है कि साहब मैं तो इसी से खेती करूंगा, यही उगाऊंगा, तो ये बीज स्वावलंबन योजना में 50 साल पुराने बीजों के लिए कोई जगह नहीं है। ये सीड मिनी किट से ना नवीन लेटेस्ट जो बीज हैं उनका वितरण करते हैं, पहली बात तो। और दूसरा, इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम अवधि के, 10 वर्ष से कम, जैसे आज 2026 चल रहा है तो 2016 के बाद की किस्मों के जो बीज है ना उन्हीं के स्वावलंबन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं 1996 में कि साहब मेरे तो पिताजी इन्हीं बीजों से गेहूं उगाया करते थे तो मैं भी इन्हीं बीजों को दोबारा उत्पादित करके इन्हीं से क्या उगाऊंगा, गेहूं। नहीं, कितने, पिछले 10 साल तक के। अब इसमें कई वो फसलें हैं जैसे गेहूं, जौ, ठीक है, चना, सरसों, सोयाबीन, मूंग, मोठ और उड़द। ये ठीक है, गेहूं जौ चना, ठीक है, सरसों सोयाबीन, मूंग मोठ उड़द, ठीक है, इनके ये इतने याद कर लो, एक आधा और बस ये 3 3 6 7 8, ठीक है, ठीक है, इनके गेहूं जौ चना सरसों सोयाबीन मूंग मोठ उड़द, ठीक है, इनके 10 वर्षों से कम की जो बीज हैं उनके स्वावलंबन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में सॉइल हेल्थ, मृदा स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। तो देखो आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो ज्योग्राफी में अपन पढ़ते हैं कि भाई सॉइल में NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम 4-2-1 इस अनुपात में रहना चाहिए। जैसे आपकी बॉडी है तो इसमें कहते हैं ना हीमोग्लोबिन इतना रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल इतना रहना चाहिए, रहता नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है, तो अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं। अब ऐसे के ऐसे जो NPK 4-2-1 रहना चाहिए कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो पता कैसे चले, सॉइल हेल्थ कार्ड, इसके लिए एक योजना चल रही है सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक है, 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर से इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो भाई आप जाओ, ये वैसे हर 2 साल पे आप अपनी मृदा का परीक्षण करवा सकते हो और उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हो। अब जब आपको पता चल गया कि भाई मेरे सॉइल में ये कमी है तो आप उसकी पूर्ति करवाओ और उसी हिसाब से क्या करो, उर्वरकों का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड। अब इसमें मेन है एक योजना जो सरकार चला रही है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, फर्टिलाइजर स्कीम। अब ये देखो, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, अब ये योजना वास्तव में है क्या। ठीक है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। अब इस योजना की अगर अपन बात करें तो हमारे यहाँ अभी तक हम जो फर्टिलाइजर केमिकल यूज कर रहे हैं वो केमिकल वाले हैं। कौन से फर्टिलाइजर ज्यादा यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर। वैसे तो ये लिखा हुआ है कि भाई केमिकल और जैविक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर
और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बिठाया जाना चाहिए कि हमारी खेती अच्छे से हो सके, क्योंकि सीधा इससे इधर शिफ्ट होना बहुत घातक है। अगर आप में से जितनों ने आईआर पढ़ रखी है, श्रीलंका, हाँ याद आया ना, श्रीलंका कि हम ऑर्गेनिक उगाएंगे, कुछ उगा ही नहीं, ठीक है। तो वैसे नहीं हो खाने के दाने के लाले पड़ जाए, इसलिए केमिकल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है इनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया जाए कि कोई दिक्कत ना हो। हमें कुल मिलाकर के अपनी जो डिपेंडेंसी है, अति निर्भरता है रासायनिक उर्वरकों पे, उसको क्या करना है, कम करना है, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बढ़ावा दिया जाए। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो सरकार इस योजना के माध्यम से गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में कहती है कि जो कैटल वेस्ट है, पशु अपशिष्ट है, इसका प्रयोग करो। इसका क्या करो, प्रयोग करो। वर्मी कंपोस्ट, ये आप में से कईयों ने हाँ पढ़ा होगा कि भाई केचुए वेचुए छोड़ दो और उसको बंद करके रखो। एरोबिक और एनारोबिक दो तरह की प्रक्रिया होते हैं, हवा आने दो और नहीं आने दो, उससे आपके खाद बन जाएगी। उससे आपके क्या बन जाएगी, खाद। होता ही है, अपने यही खाद यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। जो पशुओं का अपशिष्ट है उससे हम क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। और पशुओं के अपशिष्ट से जो खाद बना रखी है अपन ने, उसका यूज किया जाए ज्यादा से ज्यादा, तो वो ऑर्गेनिक है। वो क्या होगी, ऑर्गेनिक। अब इसके लिए सरकार ने कहा है कि प्रत्येक ब्लॉक में, किसमें, राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक में अगर 50 किसानों का समूह ऐसा काम करता है, कितने, 50 किसानों का एक समूह ब्लॉक में वर्मी कंपोस्ट और इसके माध्यम से जैविक उर्वरक खुद बनाता है और यूज करता है अपने खेत में, तो प्रति किसान कितने रुपए देंगे, 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अब इसमें जैविक उर्वरक है, नैनो उर्वरक है, इस तरह के जो उर्वरक हैं उनको अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो सरकार प्रति किसान 10,000 रुपए उपलब्ध कराएगी। रासायनिक का उपयोग कम करेंगे, जैविक नैनो का उपयोग बढ़ाएंगे। और 50 जने एक ब्लॉक में ऐसा करते हैं तो प्रति किसान 10,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यही क्वेश्चन ऐसे आया है पिछली बार। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और कृषकों को जैविक उर्वरक, जैविक खाद और नैनो अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना बिल्कुल है। इस योजना में प्रत्येक ब्लॉक में 100 किसानों को प्रति किसान 20,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सही है क्या? एक मिनट, कितने कह रहे हैं ये स्टेटमेंट गलत है, कितने कह रहे हैं ये सही है? अब मेरी बात सुनो। अब अरे प्लीज, बस यही गलती होती है अपने को। अरे प्लीज, आरपीसी आपसे गलती कहां करा रही है, ये देखो। जोश में आके 50 को 100 किया, 10 को 20 किया, जबकि प्रति किसान रुपए तो 10,000 ही मिलेंगे। एक ब्लॉक में किसान 50 हो जाए, 100 हो जाए, प्रति किसान रुपए, प्रति किसान है ना रुपए तो। और ज्यादातर ने पैसा डबल, 21 दिन में पैसा नहीं होगा भाई। बस क्वेश्चन पढ़ना होता है ना, अपने दिमाग की जो कैलकुलेशन है, 50 10,000, 100 20,000, नहीं, किसान को कितने मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिला के गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, पशु अपशिष्ट वर्मी कंपोस्ट के मेथड से अगर 50 किसान एक ब्लॉक में मिलकर के काम कर रहे हैं तो प्रति किसान 10,000। और ये पैसे लेने के लिए राज किसान पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। कौन सा है? राज किसान पोर्टल। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। गो है, खुद ही यूज करेंगे, इतने खुद में यूज हो जाएगा, खुद के यूज करने के लिए, ठीक है। बेचना हो किसी को तो बेच लो, ठीक है। गोवर्धन नहीं, ज्यादा बढ़ने लग जाए तो बेच लो भाई, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अभी इन पे पहुंचने से पहले 1-2 योजनाएं और, ठीक है। तो भाई किसान एकीकृत सहायता योजना, ठीक है। उत्पादन उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या है, किसान एकीकृत सहायता प्रणाली योजना या प्रणाली।
कितनी चीजें? 6। कौन कौन सी है? बीज, मृदा स्वास्थ्य, साख, बीमा, टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षण। ठीक है, अब देखो इसमें बीज, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017 3 खंड, 2018-19 सब जगह। ठीक है, 10 साल से कम अवधि के बीजों को बनाना, लेटेस्ट किस्म के बीज वितरित भी किए जाते हैं सीड मिनी किट के माध्यम से फ्री में। ठीक है, कितने कौन कौन से हैं? गेहूं, जौ, चना, मूंग, मोठ, उड़द, सरसों, जवार, हाँ सोयाबीन। ठीक है, अब देखो इसके बाद में RSSCL नोडल एजेंसी है राजस्थान सीड स्टेट सीड कोऑपरेशन लिमिटेड, बीज और ऑर्गेनिक के प्रमाणन के लिए एक अलग से एजेंसी बना रखी है। ठीक है, इसके बाद में मृदा स्वास्थ्य है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015 से सूरतगढ़ से शुरू किया गया और राजस्थान में बड़ी संख्या में दिए गए। हालांकि 2022-23 में इसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर जोड़ दिया गया है, सॉइल हेल्थ कार्ड को। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में जोड़ दिया। इसके बाद में गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, इसमें रासायनिक को कम करना है, ऑर्गेनिक को, नैनो को बढ़ाना है। ठीक है, प्रोत्साहित करना है किसानों को। अब प्रोत्साहित करने के लिए अगर एक ब्लॉक में 50 किसान हो गए, ऐसा काम करने के लिए प्रति किसान 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद में अगला एग्री क्लिनिक। अगला क्या है भाई? एग्री क्लिनिक। अब एग्री क्लिनिक क्या है? जैसे अपने इंसानों वाले क्लिनिक भी तो होते हैं, अब किस लिए होते हैं? बीमार हो जाए तो। अब देखो मृदा परीक्षण कराना है, किसी को अपनी सॉइल की टेस्टिंग करानी है, किसी को ऐसा लगता है कि मेरी फसल है उसमें कोई कीड़ा वीड़ा लग गया, कीटनाशक है, मतलब होता है ना, तो किसी भी वजह से अगर फसल खराब हो रही है, सॉइल खराब हो रही है, तो कहां दिखा के आ जाओ? एग्री क्लिनिक में। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इसकी स्थापना की जाएगी। वर्तमान में 20 स्थापित कर दिए गए हैं, 13 का कार्य प्रगति पर है। 20 स्थापित हो गए, 13 का कार्य प्रगति पर है और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर खोले जाएंगे। एग्री क्लिनिक क्या काम करेंगे? सॉइल का टेस्टिंग करानी है, कोई कीड़ा वीड़ा लग गया है, कोई रोग लग गया है फसल में, जमीन में, तो उसका उपचार किया जा सकता है, उसके लिए सलाह ली जा सकती है। ठीक है, और ये कहां पर? तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर। ठीक है, अभी तक कितने हैं? 20 और 13 का काम चल रहा है। इसके बाद में नमो ड्रोन दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, दीदी। अब देखो प्लीज, अब आगे चल के अपन एक राजीविका पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रामीण विकास वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एक राजीविका। अब राजीविका का मुख्य काम है ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करना। 10-10, 20-20, 5-5 महिलाओं के क्या बनाने हैं? स्वयं सहायता समूह बनाने, उनके माध्यम से वो अपनी आजीविका को बढ़ा सके। ठीक है, तो अब इसके अंदर नमो ड्रोन दीदी योजना में क्या है कि भाई जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं को ड्रोन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ड्रोन। होता है ना, जो वो अपने शादी ब्याह में जाते हैं तो वो ड्रोन से सबको रिकॉर्ड करता रहता है, ऐसे दीदी को क्या दे देंगे? ड्रोन। और दीदी बैठे बैठे ड्रोन से छिड़काव कर देगी, उर्वरकों का, कीटनाशकों का, इन सब का छिड़काव किसके माध्यम से हो जाएगा? ड्रोन के माध्यम से। 1070 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये ड्रोन दिया जाएगा और इसमें क्या होगा? तो दीदी बैठे बैठे ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कर सकती है। ठीक है, कीटनाशकों का, फर्टिलाइजर का, इन सब चीजों का। इसके बाद में अब इसके लिए जो परिवहन का खर्चा आएगा, अब परिवहन करना है आपको, तो आपको पैसे लगा के कोई ना कोई व्हीकल वगैरह खरीदना पड़ेगा। अब व्हीकल खरीदना पड़ेगा तो आप व्हीकल खरीद के आ जाओ, बैंक से क्या ले लो? लोन। अब बैंक का जितना आपका लोन है, उसका जितना ब्याज लग रहा है, उसका 3% ब्याज अनुदान कौन देगा? सरकार देगी। ठीक है, 10% है तो 3% का सरकार आपको क्या दे देगी? ब्याज अनुदान दे देगी। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी योजना। अब नमो ड्रोन दीदी योजना में क्या है भाई? ड्रोन, उससे छिड़काव। 1070 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को निःशुल्क ड्रोन दिए जाएंगे और परिवहन के लिए अगर आप कुछ लेते हो उस पर आपके ब्याज लगता है तो 3% का ब्याज इंसेंटिव। इसके बाद में गांवों के अंदर 2 तरह की सखी बनाई जाएंगी।
ये सखी वाला कॉन्सेप्ट कहीं आएगा आगे। इस बार जैसे बजट में घोषणा की है बैंकिंग सखी बनेगी, यानी महिलाओं को बैंक खातों और बैंक के काम कैसे होते हैं उसके प्रति जागरूक करेगी। वैसे के वैसे जो राजीविका नाम की संस्था है जो इसमें भी काम आ रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही है, आगे भी आएगी राजीविका। अब राजीविका के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से दो तरह की सखी बनाई जाएगी, एक पशु सखी और एक कृषि सखी। ये लगभग 37,000 है और ये लगभग 36,000 है। ठीक है, इतनी सखियां बनाई जाएगी। अब सखियों का काम क्या होता है? एक दूसरे को सलाह देना, ठीक है, एक दूसरे में जागरूकता फैलाना। तो जागरूकता फैलाना, सलाह देना, इस तरह के काम सखियों द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बीज और मृदा स्वास्थ्य 5 मिनट रिकॉल करते हैं क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, देखो भाई, एग्रीकल्चर से शुरू किया था। एग्रीकल्चर का GVA दो तरीके से, कांस्टेंट प्राइस पे और करंट प्राइस पे। कितना? 2.23 लाख करोड़, 4.41 लाख करोड़, 25.33, 25.74, 3.47 की वृद्धि, 0.22 की वृद्धि। CAGR 5 साल वाली कितनी है? 3.82, 3.82, 8.10। एग्रीकल्चर के अलग अलग सेक्टर्स कौन कौन से? लाइव स्टॉक, फसल, वानिकी और मत्स्य। 49, 42, 7 और आधा, 5, 4। इसमें 5.20 की वृद्धि, इसमें 5.1 की कमी, इसमें 2.67 की वृद्धि और इसमें 0.87 की वृद्धि। अब लाइव स्टॉक में सबसे ज्यादा दूध 79, फिर अन्य, फिर पोल्ट्री और फिर अंडे। ये पढ़ा। इसके बाद क्या पढ़ा? हाँ, उसके बाद में 343.43 लाख हेक्टेयर। अब इसके अंदर बात करें, सबसे पहले शुद्ध बोया, फिर बंजर, फिर वानिकी फॉरेस्ट, फिर बैरन, उसके बाद में कृषि अनयूज भूमि, उसके बाद में अन्य चालू, फिर चालू, फिर चालू, फिर स्थायी चारागाह और फिर वृक्ष। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 53, 10, 8, 6, थोड़ा थोड़ा 6, 5, ये भी 5, ऊपर नीचे कर दिया ये 5, 4.11। अन्य चालू के नीचे चालू है। वो कल मैंने वैसे नंबर तो सही बताए थे लेकिन उस तरीके से, है ना। इसके बाद में अगला क्या था? कुल जोत। कुल जोते कितनी है भाई? 208.73, फिर 76.55, फिर 2.73। ये कम हुई है, ये बढ़ी है, ये कम हुई। 1.24, 11.14, 11.7। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन देखें तो मार्जिनल स्मॉल, हाँ, सेमी मीडियम, मीडियम, लार्ज, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से ज्यादा। ठीक है, कितने हैं भाई? 40, 4 के बाद 14, 18, 21.90। ठीक है, क्षेत्रफल और संख्या, नंबर। ठीक है, इसमें वृद्धि वृद्धि वृद्धि, कमी और कमी। 13.20, 0.27, 5, 10, 20। ठीक है, इसके बाद में नंबर्स में, इनमें सब में कमी, इसमें 11.17 की वृद्धि। अच्छा, 11.17 की कमी। ठीक है, हाँ। इसके बाद में वुमेन, महिला, महिला में कुल जोत 16.55, 7.7, ये 42% बढ़ी है, ये 24% बढ़ी है, दोनों बढ़ी है। ठीक है, इसके बाद में महिलाएं, अरे क्या हो गया? हाँ, मीडियम, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम, लार्ज, लगभग 50, ये
3 2.97 11 14 20 20 इतना ही है। हाँ ठीक है, सब में क्या हुई है? 23 सही है। अच्छा 20 20 ही है। हाँ 20 50 3 11 14 20 ठीक है। इसके बाद में जलवायु प्रदेश 10। अब इसके बाद में बात करें तो वो यूज कृषि के प्रकार टाइप्स, मौसम सीजन के आधार पे, यूज के आधार, सीजन में रबी खरीफ जैद, और ये उपयोग खाद्यान्न और हाँ खाद्यान्न में भी 2 अनाज और हाँ पल्सेस। अब कुल खाद्यान्न कितना हुआ है? 283, अनाज 236, ये 47, खरीफ और रबी 69 167, खरीफ और रबी 20 और 26 ठीक है। कितनी कमी है? 8 की कमी है। फिर तिलहन, फिर क्या है? तिलहन, तिलहन में 100.46 7 की वृद्धि, गन्ना 3.61, ये सब लाख मैट्रिक टन में है। कितनी? 22 की कमी है। फिर कपास, कपास में 17.94 लाख गांठे, कितनी? 0.34 की वृद्धि है ठीक है। उसके बाद में राजस्थान टॉप में, फर्स्ट में गवार, राई, सरसों मस्टर्ड, उसके बाद में बाजरा, फिर कुल तिलहन ठीक है, मोटा अनाज, मूंगफली, फिर चना, कुल दलहन और सोयाबीन 17 13 8 17 13 8 19, गवार 88 43 41 24 और 14 23 और 14 ठीक है। ये इसके बाद में हो गया उत्पादन और उत्पादकता। उत्पादकता के सामने खूब सारी चुनौतियां, भूमि कम है, सहजता से स्वीकार करते नहीं है बदलाव को, भंडारण की कमी है, जल और जलवायु, इन सबको ठीक कर दो, सब सेट है। उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसान एकीकृत सहायता प्रणाली, कितनी चीजें? 6, बीज सीड, फिर हाँ फसल, फिर साख, साख के बाद बीमा, बीमा के बाद और प्रशिक्षण। बीज में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017 18-19 से सब जगह, 10 साल से पुराने, गेहूं, जौ, चना, सरसों, सोयाबीन, मूंग, मोठ, उड़द ठीक है। RSCSCL नोडल एजेंसी, बीज और ऑर्गेनिक के लिए एक प्रमाणन एजेंसी। उसके बाद में मृदा स्वास्थ्य सॉइल हेल्थ कार्ड, कब? 19 फरवरी 2015। उसके बाद में हाँ सूरतगढ़ से शुरू हुई है मृदा की जांच करने के लिए, और 2022-23 में इसको राज्य कृषि विकास योजना में मर्ज कर दिया गया ठीक है। इसके बाद में गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, अपने खेत में जैविक को बढ़ावा दिया जाए, नैनो को बढ़ावा दिया जाए और रसायन को कम किया जाए। 50 किसान ब्लॉक स्तर पे ऐसा काम करते हैं, प्रति किसान 10,000 रुपए मिलेंगे। और किससे आवेदन होगा? किस राज किसान पोर्टल से। उसके बाद में एग्री क्लिनिक, हर वो कीट और उनकी जानकारी के लिए एग्री क्लिनिक राज्य में हर जिला मुख्यालय पे खोले जाएंगे। कितने खुल गए? 20, प्रगतिशील 13 ठीक है। नमो ड्रोन दीदी योजना, दीदियों को ड्रोन दिया है, 1070 सेल्फ हेल्प ग्रुप और ब्याज अनुदान 3%। फिर सखी, पशु सखी 37,000 के आसपास है, कृषि सखी 36,000 के आसपास। अब जाओ, थैंक यू।